Next chapter is very interesting, that is poets and पैनकेक्स, जिसको लिखा है अशोका मित्र ने. सो व्हाट एग्जैक्टली आपको देख के भी कुछ समझ में आ रहा होगा. दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडियो, जहाँ पे फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर स्टूडियोज होते हैं और स्टूडियोज के जो बिहाइंड द सीन है, जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनकी लाइफ जो होती है, जो कैमरे में जो रियल लाइफ तो बहुत अमेजिंग और सरप्राइजिंग लगती है, बट जो रियलिटी है वो कैसे वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे उनके साथ टॉर्चर हो रहे हैं, उसके बारे में ये बताया गया. कैसे टन्स ऑफ पैनकेक्स एक प्रोडक्ट है जो उनको मेकअप के लिए यूज़ किया जाता है और उनकी आइडेंटिटी को छुपा दिया जाता है. एंड देर ऑलवेज फोर्स टू हैव वुडन फेस टू गिव इमोशंस एज देयर डायरेक्टर्स वांट देम टू शो. तो ये लाइफ उनकी कैसी होती है, दैट इज ऑल डिपिक्टेड बाय अशोका मित्रन इन दिस चैप्टर, पोएट्स एंड पैनकेक्स. सो द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन अ बिल्डिंग दैट यूज्ड टू बी लॉर्ड क्लाइव्स टेबल. अब देखो यहीं से देखो कितनी बड़ी आईनी है कि ये जो मेकअप रूम था जेमिनी स्टूडियोज का, वो एक बिल्डिंग में बना था जो एक टाइम पे अस्तबल हुआ करता था जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं. सो दैट यूज्ड टू बी लॉर्ड क्लाइव्स स्टेबल. द डेज़लिंग incandescent lights ट्रैप द मैन इन फ्यूरी मिजरी. अभी जो बहुत ही चमकती लाइट्स, कैमरा, इतना ज़्यादा जो फोकस था, वो क्या हो रहा था, फायरी मिजरी हो रही थी. फायरी मिजरी क्यों? बिकॉज आग, ऐसे लग रहा था ये यहाँ से हीट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है. बहुत मिजरेबल उनकी लाइफ हो रही थी. 24 घंटे उनको उन कैमरास के आगे, उन फोकस लाइट्स के आगे, तो बहुत मिजरेबल तरीके से उनकी लाइफ स्पेंड हो रही थी. द मेकअप डिपार्टमेंट कंप्राइज्ड पीपल कमिंग फ्रॉम मेनी स्टेट्स. इट वॉज एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. अब जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग आते थे, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियंस. तो यहाँ पे हमें नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा था. The chief makeup men were engaged for the heroine, the senior assistant, the main comedian. The office boy was responsible for the makeup of the crowd. अब यहाँ पे कौन किसका मेकअप करता था उसकी बात हो रही. तो जो चीफ मेकअप मैन था वो किसका करता था, was engaged for the मेन जो लीड रोल में एक्टर और जो एक्ट्रेस होती हैं उनका मेकअप देखते थे. जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो मेन कॉमेडियन का जो सेकंड मेन रोल में होता है मूवी में, उसका मेकअप देखते थे. और जो ऑफिस बॉय था जिसका काम यहाँ से वहाँ चाय देना, पानी देना, फाइल को लेके जाना, डस्टिंग क्लीनिंग बेसिक देखना, जिसका काम ये था ऑफिस बॉय का, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकअप ऑफ द क्राउड. जब ऐसे कोई सीन्स होते हैं मूवी में जहाँ पे उनको क्राउड शो करना होता है, ऑडियंस शो करनी होती है, तो ऑडियंस के मेकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऑफिस बॉय की थी. द ऑफिस बॉय वॉज नॉट अ बॉय बट अ मैन इन हिज अर्ली 40s. और कहने को ऑफिस बॉय बट वो बॉय नहीं था, वो टाइटल था ऑफिस बॉय का, बट ही वाज एक्चुअली अ मैन इन हिज अर्ली 40s. यू कैन से 42 44 में थे, अपनी अर्ली 40s में थे. He entered the studios to become a star hero. अभी ऑफिस बॉय जो 40s की 42 44 में ये एंटर क्यों करे थे जेमिनी स्टूडियो में, इन होप टू बिकम एक्टर. वो एक हीरो बनने के लिए आए थे, टू बिकम अ स्टार हीरो. डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर, वो ऐसा वो सोच रहे थे कि हाँ तो मैं एक्टर बनूंगा, नहीं बन पाया तो डायरेक्टर, मूवी को डायरेक्ट करने लग जाऊंगा, या कुछ नहीं तो वर्स्ट केस में स्क्रिप्ट राइटिंग तो कर ही लूंगा. बट ये सब कुछ नहीं हुआ. एंडेड अप एज द ऑफिस बॉय, और फाइनली वो एक ऑफिस बॉय बन के रह गए. सुबु वॉज नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियो. अब अगर रैंकिंग की बात करें तो नंबर 2 पे आता है कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेमिनी स्टूडियो में, दैट इज सुबु. सुबु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू द जेमिनी स्टूडियोज इन इट्स ग्लोरियस ईयर. और जब जेमिनी स्टूडियो बहुत ही ग्लोरी में था, बहुत ही पीक पे था, तब सुबु ने बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन और डेफिनेशन दी थी जेमिनी स्टूडियो को, जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रॉस्पर भी करा अपने इनिशियल टाइम में. ही वॉज अ मेनी साइडेड जीनियस.
who used all his energy and creativity for the advantages of his boss. बहुत ही boss like चापलूस कहते हैं ना जिसे हम, so he was this kind of person. So he was a many-sided genius. बहुत सारी चीज़ें आती थी उसको, ये भी करना आता था, वो भी करना आता था, बातों का भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करता था और बॉस करके वो बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रेस भी कर लेता था. So he was a many-sided genius who used all his energy and creativity for the advantage of his boss, कि जो बॉस के लिए अच्छा होगा, जो बॉस को अच्छा लगेगा, ताकि उसका प्रमोशन हो जाए, वो हीरो बन जाए, डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर बन जाए. तो हमेशा वो बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था. सुबु नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो. सुबु वॉज अ गुड पोएट एंड रोट अ नॉवल. सुबु एक अच्छा पोएट था और उसने एक बार एक अच्छा नॉवल भी लिखा. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर एंड अ चैरिटेबल सोल रेडी टू हेल्प एवरीवन. वो एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर था, एक्टिंग पोएट भी था, एक्टिंग भी अच्छी करता था और उसने डायरेक्शंस और डेफिनेशन भी दी थी जेमिनी स्टूडियो के इनिशियल पीरियड में, जिसकी वजह से वो बहुत प्रॉस्पर भी करा इनिशियल टाइम में. तो एक्टर था, पोएट था और बहुत अच्छा मैनेजर था और एक चैरिटेबल सोल था. हु वाज रेडी टू हेल्प एवरीवन. वो बहुत ही सोशल था, हर किसी को हेल्प करने के लिए तैयार रहता था. द ऑफिस बॉय वाज जेलस ऑफ सुबु. और वो जो 42, 44 के जो ऑफिस बॉय थे वो बहुत जेलस फील करते थे Subbu से, because Subbu was considered to be the right hand of the boss. He considered Subbu the cause of all his woes and neglect. अब उनको लगता था कि मेरी जो तरक्की नहीं हो रही, जो मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है या मुझे जो एडवांटेजेस मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, तो सबका वो ब्लेम जो था वो सुबु को दे रहा था. So he considered Subbu the cause of all his woes and neglect. द लीगल एडवाइज़र. अब यहाँ पे एक आईनी बहुत अच्छी बताई गई है कि एक लीगल एडवाइज़र हैं, एक लॉयर जिसका काम क्या होता है, सही लीगल लॉफुल सही सलाह देना, विच इज़ लॉफुली करेक्ट. बट यहाँ पे एक लीगल एडवाइज़र, एक लॉयर ने क्या करा, ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट. वो एक स्टोरी डिपार्टमेंट जहाँ पे स्टोरीज लिखी जाती हैं, ये उस डिपार्टमेंट के एक पार्ट थे. उन्होंने एक एक्ट्रेस को एक ऐसी बात बोली जिससे उनका करियर पूरा रुइन हो गया एंड शी क्विट फ्रॉम द एक्टिंग प्रोफेशन. तो ये कैसे एक लीगल एडवाइज़र ने कैसे लीगल एडवाइज़र्स इम्पैक्ट करते हैं एक्ट्रेस के करियर को, ये भी हमें देखने को मिला था इस चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स में. सो ही वॉज अ डीड विट, a lonely man of cold reason. He was a misfit in the establishment. अब वो एक बहुत ही डीड विट, बहुत ही चालाक चंट होशियार टाइप का इंसान था. a lonely man of cold reason. अकेला रहता था, उसकी मैरिज नहीं हुई थी. ही वॉज अ मिस फिट इन द एस्टैब्लिशमेंट. और इस पूरे जेमिनी स्टूडियो में वो बहुत अच्छे से फिट नहीं करता था. उसका काम बहुत ही सब चीज़ों में नेगेटिविटी क्रिएट करने का ही था. The studio served as a host to the MRA, a group of 200 people. The MRA presented 2 plays in a highly professional manner. Their sets and costumes were copied for years. और यहाँ पे जो उनका जेमिनी स्टूडियो था, उन्होंने उनको होस्ट करने का एक ऑप्शन मिला, जहाँ पे उन्होंने क्या होस्ट करा था, MRA एक इंटरनेशनल ग्रुप था ऑफ परफॉर्मर्स का, जो 200 परफॉर्मर्स आए थे और इन्होंने होस्ट जेमिनी स्टूडियोज़ ने वहाँ पे होस्ट करा. और इनके जो कॉस्ट्यूम थे और द MRA प्रेजेंटेड 2 plays इन अ हाईली प्रोफेशनल मैनर. और उनके जो सेट्स थे और जो कॉस्ट्यूम्स थे उसको बहुत सालों तक इंडियन फिल्म ने बहुत सालों तक कॉपी करा. इन जेमिनी स्टूडियो के थ्रू वो बहुत ज़्यादा कॉपी हुआ. Stephen Spender, an English poet, visited the Gemini studios. His visit was a total disaster. अब स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने विजिट करा था जेमिनी स्टूडियोज़ में. उनकी विजिट एक टोटल डिज़ास्टर थी. There was so much communication gap. अब ये ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज अब यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो इंडिया की बात हो रही है. अब वहाँ पर स्टीफन स्पेंडर आए एड्रेस करने के लिए लोगों को, तो डिज़ास्टर तो होना ही था. हाँ, वो इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं, वहाँ पे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा. देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप, उनका पर्पस फुलफिल नहीं हो पाया. सो दैट टर्न्ड इनटू डिज़ास्टर. देयर वाज सो मच कम्युनिकेशन गैप दैट नाइदर द इंग्लिश पोएट nor the audience knew what was happening there. The people at the studios wore khadi and worshipped Gandhi, but beyond that they
हैड नो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग। ना तो उनको कोई इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, ना ही उनको कुछ समझ आती थी। बस वो खादी के कपड़े पहनते थे और गांधी जी को फॉलो करते थे, इतना ही उनकी पॉलिटिकल लाइफ थी। इससे ज़्यादा ना उनको इंटरेस्ट डेवलप होता था, ना कोई इंक्लाइन थे जानने या समझने के लिए। और ऐसे में अगर एक पर्सन आता है, एक इंग्लिशमैन, उनको कुछ एड्रेस करता है, तो इट इज़ ऑल इन वेन। तो इसीलिए इट वॉज कंसिडर्ड हिज विजिट टू बी टोटल डिजास्टर. But the people at the studios were allergic to communism. They considered communists as godless people who created violence and unrest. अब बट लोगों को इतना तो क्लियर था, जितने भी लोग आए थे जेमिनी स्टूडियो में, वो उनको कम्युनिज्म के वो बहुत अगेंस्ट थे। कम्युनिज्म में उनको कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, ना वो इसको अच्छा मानते थे। दे कंसिडर्ड कम्युनिस्ट एज गॉडलेस पीपल हु, उनको ऐसा लगता था जितने भी कम्युनिस्ट होते हैं उनका काम ही होता है सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट करना और अनरेस्ट की कंडीशन लेके आना। Now, the narrator, after several years, read a book, The God That Failed. One of the essayists was Stephen Spender. अब बहुत सालों बाद अशोका मित्रन ने एक बुक पढ़ी जिसका टाइटल था The God That Failed, और unfortunately, to his pleasant surprise, he got to know that वो बुक को लिखा था together somewhere 6 or 7 I guess राइटर्स, और उनमें से एक जो की राइटर थे उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। ये वही पर्सन है, वही इंग्लिशमैन है जो जेमिनी स्टूडियोज में आए थे इतने सालों पहले एक लेक्चर को डिलीवर करने या मैसेज को कन्वे करने, विच वाज ऑन कम्युनिज्म. He was the same English poet who had visited the Gemini Studios years ago. तो ये वही वाले पर्सन थे.